वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के हमारे इस कोर्स में। और हम अपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो एक टॉपिक है SEO, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कहानी इसमें समझ ली। देखो, हम लोगों ने समझ लिया कि यार अगर मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट को गूगल के द्वारा मैं प्रमोट करूं, ठीक है। ताकि गूगल के द्वारा प्रमोट करने का मतलब यह है कि जब भी कोई गूगल में मेरी वेबसाइट से रिलेटेड किसी चीज के बारे में सर्च करे तो मेरी वेबसाइट का नाम भी गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाना चाहिए, ठीक है। गूगल के सर्च रिजल्ट के फर्स्ट पेज पे नाम आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये काम कैसे परफॉर्म होगा, अब उसको देख लो जरा यहाँ पे। तो देखो, अब हमने देखा था कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट की रैंकिंग अगर बढ़ानी है या रैंकिंग अच्छी करनी है विद रिस्पेक्ट टू गूगल सर्च रिजल्ट, तो उस काम के लिए तरीका क्या है कि पहले तो अपनी वेबसाइट से रिलेटेड आप क्या करो, कीवर्ड्स पता करो, ठीक है। पहले तो क्या करो, कीवर्ड्स को पता करो कि भैया आपके काम से रिलेटेड जब भी कोई सर्च किया जाता है, यानी कि आपकी वेबसाइट जिस चीज से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लो कि अगर मेरी वेबसाइट जो है एक परफ्यूम बिजनेस की है, ठीक है। मेरी वेबसाइट किस चीज की है, मान लो एक परफ्यूम बिजनेस की है। तो भाई मेरे इस परफ्यूम बिजनेस की वेबसाइट को, ठीक है, या परफ्यूम से रिलेटेड जब भी किसी वेबसाइट को कोई कस्टमर सर्च करने जाता है तो वो गूगल पे लिखता क्या है, क्या शब्द लिखता है वो गूगल पे, ठीक है। जैसे पिछली बार हमने देखा था ना, हमने गूगल खोला था, उसमें लिखा था डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी। तो ऐसे वो किन किन शब्दों को सर्च कर रहा है, ठीक है। उन शब्दों का पहले हमें क्या करना पता लगाना पड़ेगा। उन शब्दों को हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। यानी कि परफ्यूम इंडस्ट्री से रिलेटेड जब भी कोई यूजर सर्च मारता है तो भैया वो कौन से शब्द हैं जो वो अपनी सर्च गूगल की क्वेरी में लिखता है, ठीक है। वो कौन से शब्द हैं जो वो अपने गूगल की क्वेरी में लिखता है, पहले हमें उन शब्दों का पता करना पड़ेगा। अच्छा, वो शब्द जो है जो वो गूगल की क्वेरी में मैक्सिमम क्लाइंट्स लिखते हैं उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स, कि भाई आजकल जो लोग हैं वो इन कीवर्ड्स पे ज्यादा सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता लग गया कि यार ये कीवर्ड्स मेरी वेबसाइट पे भी होने चाहिए, लेकिन कहाँ पे होनी चाहिए, तो उसके बारे में हमने देखा था कि यार हमारी वेबसाइट के जो पेज है उस पे होना चाहिए, हमारी वेबसाइट का जो टाइटल है टाइटल पे होना चाहिए, हमारी वेबसाइट के जो डिस्क्रिप्शन होगा, पेज का डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि भाई हमारे पेज के डिस्क्रिप्शन के अलावा जो हमारे पेजेस पे हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स में होना चाहिए। अच्छा, हमारे पेज के पेज पे जो इमेजेस हम लोग लेकर आते हैं उन इमेजेस के ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उन इमेजेस के ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर होना चाहिए। लेकिन ये ऐसे ही नहीं, मतलब ये बेसिकली जो कीवर्ड्स यहाँ पे हम यूज करेंगे वो हमने कैसे करने हैं कि सारे के सारे एक सिस्टमैटिक वे में यूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सामने वाले को कि यार जबरदस्ती बंदे ने ये वर्ड ठूंस दिए क्योंकि भाई इन वर्ड पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा था। यानी कि मैक्सिमम लोग, क्लाइंट्स जो हैं परफ्यूम से रिलेटेड वेबसाइट को जब खोजते हैं तो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो सामने वाले ने वही शब्द जबरदस्ती ठूंस ठूंस के लिख दिया। नहीं, ऐसा लगना चाहिए कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर उन वर्ड्स को लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है, एक सिस्टमैटिक वे में लिखा है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा था कि भैया हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो जस्ट वेट। तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें चेक करी थी यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे हमने बोला था कि आपके वेबसाइट के वेब पेज के अंदर होना चाहिए, आपके वेब पेज के टाइटल में होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, हेडिंग्स में होना चाहिए। उसके अलावा हमने बोला था कि भैया कहाँ होना चाहिए, इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर होना चाहिए। अच्छा, और आपके यूआरएल में होना चाहिए।
ठीक है, बाकी सब चीजें तो हैं कि भाई यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो, ये सब अच्छा हो, लेकिन असल में अब हम जो कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं तो कीवर्ड कहाँ पे होना चाहिए? आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके पेज यूआरएल में भी होना चाहिए। ठीक है, पेज यूआरएल में भी होना चाहिए। तो ये सारा का सारा काम आपका होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अब हमें समझ में आ गया कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाना है, ठीक है, तो मुझे पहले अपने काम से रिलेटेड, यानी कि अगर मैं परफ्यूम का काम कर रहा हूं तो परफ्यूम इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स पे आजकल ज्यादा सर्च हो रही है, उन कीवर्ड्स का पहले तो पता लगाओ। अच्छा, पता लगाने के बाद उन कीवर्ड्स को अपने पेज पे, अपने टाइटल पे, अपने डिस्क्रिप्शन पे, इन सब जगहों पे सेट करो। ठीक है, इन सब जगहों पे क्या करो, उसको सेट करो। और सेट भी कैसे करो? सिस्टमैटिक वे में सेट करो। अच्छा चलो वो सब हम कर देंगे अब उसके बाद। लेकिन अब उसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमने ये सब सारा काम किया तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? ये हम लोग कर रहे हैं अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ। ये हम लोग कर रहे हैं अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं भाई। अच्छा वो सब तो चलो ठीक है, ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि जो हमारी वेबसाइट पे हमने सारा कुछ माल ताल जितना भी है सब सिस्टमेटिक वे में सेट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो मुझे करना पड़ेगा। और वो क्या करना पड़ेगा? अब अपनी इस वेबसाइट का, जो मेरी ये वेबसाइट बनेगी, इस वेबसाइट का ना हम क्या बनाते हैं, एक साइट मैप बनता है। क्या बनता है? एक साइट मैप बनता है। अच्छा, हमें ये साइट मैप कहां पे डालना पड़ेगा? गूगल सर्च कंसोल पे डालना पड़ेगा। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल में ये डालना पड़ेगा अपनी वेबसाइट का साइट मैप। क्यों डालना पड़ेगा भाई साहब? जब तक आप अपनी वेबसाइट का साइट मैप गूगल के सर्च कंसोल पे डालोगे नहीं, तब तक गूगल आपको कंसिडर करेगा ही नहीं। तो तुमने अपनी वेबसाइट में जितने अच्छे कीवर्ड्स डाल रखे हो, जितना कुछ बढ़िया सा काम धाम कर रखा हो, लेकिन जब तक एक बढ़िया बनाई हुई वेबसाइट को आप गूगल के पास दोगे नहीं, तब तक गूगल उसको कंसिडर करेगा कैसे? ठीक है, यानी कि हो सकता है वो इधर उधर से लिंक से उसको मिल जाए, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार मेरी वेबसाइट का जो गूगल के जो क्रॉलर्स हैं, स्पाइडर्स हैं, वो मेरी वेबसाइट को फटाफट फटाफट क्या करें, चेक करें। ठीक है, उसको एनालाइज करें। तो मैं चाहता हूं ये काम जल्दी हो भाई। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जब कभी आप अपनी वेबसाइट्स को बनाओगे तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो हमारा स्टेप बाय स्टेप वर्क क्या होगा? फर्स्ट काम होगा हमारे पास, पहले तो कीवर्ड्स को सर्च करो। कीवर्ड्स को सर्च करो और कोशिश करो कि फिर इन कीवर्ड्स को सर्च करने के बाद अपने वेब पेज पे, ठीक है, जो आपकी पेजेस हैं, आपकी वेबसाइट के अंदर जो वेब पेजेस हैं, उनके अंदर इनको इस्तेमाल करो। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करो वो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया कि भैया टाइटल में डालो, इधर डालो, उधर डालो, वो सब डिस्कस कर लिया। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होगा कि आपको अपनी जो वेबसाइट है उसका साइट मैप कहां पे डालना पड़ेगा? गूगल सर्च कंसोल पे। ये जब तुम डालोगे उसके बाद ही आगे की कहानी तुम्हारी शुरू हो पाएगी। तो स्टेप्स हमारे कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, फिलहाल कीवर्ड्स को कैसे सर्च करना है वो हम देखेंगे अभी, किस तरह से हम उसको पता करते हैं, कैसे अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। फिलहाल अभी हम आज गूगल सर्च कंसोल को थोड़ा सा देखना स्टार्ट करेंगे। गूगल सर्च कंसोल पे कैसे काम होता है, क्या है, वो सारी चीजें आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब अपना गूगल सर्च कंसोल पे चलते हैं। तो आता हूं मैं यहाँ पे, मैंने इसको मिनिमाइज किया, गूगल को खोलता हूं। चलिए अब मैं यहाँ पे आगे सर्च करता हूँ गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे यार भाई, एंटर मारते हैं, आ गया जी गूगल सर्च कंसोल लिखा हुआ आ गया, खोल लो इसको। ठीक है, तो ये इस तरह से तुम्हारे सामने गूगल सर्च कंसोल की विंडो आ गई। ठीक है, अच्छा अब तुमने करना क्या है भाई, इस विंडो में आने के बाद, अब गूगल सर्च कंसोल की विंडो तो आ गई हमारे पास। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए अब क्या होगा? तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्ट नाउ वाला बटन दबाएंगे। तो भाई
स्टार्ट नाउ मैंने दबा दिया। अब जैसे मैंने स्टार्ट नाउ दबाया, मेरे पास लिखा हो गया वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल टू स्टार्ट सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप। प्रॉपर्टी टाइप की मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, भाई जो आपकी वेबसाइट है वो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंटरनेट बेस्ड प्रॉपर्टी है, इसको हम आईपीआर कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसलिए वो बोल रहा है कि आप पहले सेलेक्ट करो कि आपकी प्रॉपर्टी टाइप क्या है। देखो अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है डोमेन और यहाँ दे रखा है यूआरएल प्रीफिक्स। अब भाई ये डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स में क्या है, देखो ऑल यूआरएल्स अक्रॉस ऑल सब डोमेन्स, ठीक है। अब जैसे सपोज कह रहा है ऑल यूआरएल्स अक्रॉस एचटीटीपीएस और एचटीटीपी रिक्वायर डीएनएस वेरिफिकेशन। तो ये बेसिकली किसके लिए होता है, जैसे सपोज मान लो आपका कोई डोमेन है, जैसे कई बार होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अब इसको समझ लो कि डोमेन से इसमें मतलब क्या है, कि जैसे मान लो आपने एक नाम ले लिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने ही बात करता हूं यहाँ पे, मान लो हमने क्या करा, एक डोमेन नेम परचेज किया जिसका नाम हमने रखा lux.com, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या करा भाई, lux.com नाम परचेज कर लिया। अब मैंने सपोज मान लो इसी के अंडर ना बड़े सारे डोमेन्स बना, जैसे मैंने लिखा साइबर सिक्योरिटी .lux.com, ठीक है। तो भाई एक मैंने वेबसाइट साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बेस बना दी, वो ये रही। अच्छा एक वेबसाइट मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बना दी, मैंने लिखा डिजिटल mkt.lux.com, ठीक है, एक ये वेबसाइट बना दी। तो अब आप देख रहे हो इस डोमेन के अंडर बड़ी सारी वेबसाइट सारी आती जा रही है ना यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अलग वेबसाइट बना दी, डिजिटल मार्केटिंग की अलग वेबसाइट बना दी। अच्छा मान लो गवर्नमेंट जॉब्स का भी हम कराते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स डॉट lux.com एक उसकी भी बना दी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने क्या करा, बड़ी सारी lux.com के अंडर ही बड़ी सारी वेबसाइट्स बना दी, ठीक है। तो ये ऐसा बंदे लोग इसलिए करते हैं कि आप किसी ने बोला कि भाई ये एक वेबसाइट आपने बनाई www.lux.com, ठीक है, ठीक है। अब आपने अलग अलग वेबसाइट बना दी www.cybersecurity.lux.com, www.digitalmarketing.lux.com। तो होता क्या है कि मैं lux.com ये डोमेन नेम यूज करना चाहता हूं, तो इसी डोमेन नेम के अंडर में बड़ी सारी सब डोमेन्स बना दिए मैंने। तो बेसिकली मेरा ये जो lux.com होगा, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया डोमेन, ठीक है। और ये जो साइबर सिक्योरिटी लिखा हुआ है, ये क्या, इसको मैं कहूंगा सब डोमेन, ठीक है। इसको क्या कह देंगे हम लोग भाई, इसको हम कह देंगे सब डोमेन है भाई साहब ये, ठीक है। थोड़ा सा इधर ले आता हूं इसको, ठीक है। उस यहाँ से यार ये जो डिजिटल, जैसे सपोज मैंने साइबर सिक्योरिटी में बोला कि यार ये जो लिया मैंने सब डोमेन है, तो ठीक है जी। उस यहाँ से ये भी एक सब डोमेन है, ये भी एक सब डोमेन है। तो अब क्या है कि अगर मैं चाहता हूँ कि सारा सब डोमेन डोमेन सबको चेकअप करे, तो यहाँ पे डोमेन वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो भाई यहाँ पे कह रहा है ऑल यूआरएल अक्रॉस ऑल सब डोमेन्स, तो जितने भी आपके सब डोमेन है, चाहे वो सब डोमेन एचटीटीपी वाले हैं या एचटीटीपीएस वाले हैं, सबको रेफर करेगा, सबको कंसीडर करेगा ये, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर आपके पास सिंपल एक सिंगल वेबसाइट है, आप उसी पे काम करना चाहते हो, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ओनली यूआरएल्स अंडर एंटर्ड एड्रेस, सिर्फ उसी का होगा। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने बोला जी https://lux.com, ठीक है। तो आपकी जो वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट का नाम दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या दे दिया भैया, lux.com ने हम दे दिया, ठीक। अच्छा और यहाँ पे कंटिन्यू दबा दिया। अच्छा अब देखो, अब वो कह रहा है कि ठीक है जी, आप इस वेबसाइट का काम तो करना तो चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब वो कहता है जी वेरीफाई करो अपनी ओनरशिप को, ठीक है। वो कहता है जी पहले ये तो बताओ कि आप इस वेबसाइट के ओनर हो या नहीं है, ये तो वेरीफाई करो मेरे को। तो देखो अब यहाँ पे ना वेरीफाई करने के लिए ना हमारे पास अलग अलग तरीके उसने बता रखे हैं, और जो भी तरीका आपका बन रहा हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पे दे रखा है कि भैया पहला तरीका क्या है वेरीफाई करने का,
HTML फाइल। वो कह रहा है जी आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, एक HTML फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको उस फाइल को जो आपका https://lux.com है, यहाँ पे आपको उस फाइल को अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि जो फाइल आप जो भी बेसिकली आपने वेबसाइट ये HTML फाइल आप डाउनलोड करेंगे, और ऑब्वियस बात है आप एडमिन होंगे, क्योंकि आप ही ओनर है ना उस वेबसाइट के, तो अपनी वेबसाइट पे तो कोई भी पेज आप डाल सकते हो। तो आपको ये पेज जो HTML फाइल यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, और जब ये अपलोड कर दोगे तब आप यहाँ पे वेरीफाई बटन दबाओ, तो वो चेक कर लेगा कि हाँ भाई आप ही ओनर हो उसके कि नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियस बात है अगर कोई फाइल आपको lux.com में डालनी होगी तो ये तभी डाल पाओगे जब आप उसके ओनर होगे। और देखते हैं, ठीक है, एक तो हमारे पास यही तरीका हो गया, कौन सा, HTML फाइल का तरीका हो गया। ठीक है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नीचे आओगे अदर वेरिफिकेशन मेथड्स आ रहे हैं, देखो इसमें आपको अलग अलग तरीके आ रहे हैं। जैसे एक है HTML टैग, इस पे क्लिक कर दो भाई। अब वो कहता है देखो इस वाले में क्या करना है कि आपको कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इट इन योर साइट होम पेज, इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी। वो कहता है जी एक दूसरा तरीका क्या है कि आप ना ये जो दे रखा है, ये जो लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद आप अपनी वेबसाइट पे जाओ, और वेबसाइट का जहां कोड लिखा हुआ वहां पहुंचो, और वहां पे एक हेड सेक्शन दे रखा होगा। क्या होगा, एक हेड सेक्शन होगा, उस हेड सेक्शन में ये वाला डेटा पेस्ट कर दो, और पेस्ट करने के बाद आप क्या करो, क्लिक वेरीफाई, फिर वेरीफाई बटन दबा दो। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके उसने दिखाए यहाँ पे, तो ये भी एक तरीका है। ठीक, बाकी और भी तरीके हमारे पास है, गूगल एनालिटिक्स का, गूगल टैग मैनेजर का, ठीक है, डोमेन नेम प्रोवाइडर का। तो ऐसे जितने भी तरीके हैं आप उनको, आप जो भी आपको रिकमेंडेड लगे आप वो भी चूज करके काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे जो भी तरीका आपने देखना है आप यहाँ से आ जाओ। मान लो मैं डोमेन नेम प्रोवाइडर वाला तरीका देखता हूँ, तो वो कह रहा है कि भैया सेलेक्ट रिकॉर्ड टाइप txt टाइप रिकॉर्ड को सेलेक्ट करो, फिर अपना डोमेन प्रोवाइडर है जैसे GoDaddy है या नेमचीप है जो भी, उस पे जाओ, वहां पे txt रिकॉर्ड DNS कॉन्फ़िगरेशन खोलोगे, वहां पे आप txt रिकॉर्ड ये डाल दोगे, और फिर यहाँ पे वेरीफाई बटन दबाओगे। तो ये वो सारी चीजें दे रहा है आपको वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि भाई वो ये चाहता है कि अब गूगल सर्च कंसोल पे आपकी वेबसाइट का काम करना है, तो वो ये तो जानेगा कि भैया ये जिसका नाम मैं डाल रहा हूँ, जिसकी मैं इंफॉर्मेशन मैं डाल रहा हूँ, वो जेन्युइन में उस वेबसाइट का ओनर है या नहीं है। अगर वो बंदा जेन्युइन में उस वेबसाइट का ओनर है तब तो ठीक है डाल दो, लेकिन अगर वो बंदा उस वेबसाइट का ओनर है ही नहीं तो फिर कैसे डालेंगे ना, तब तो नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, तो ये जो मेथड हमको बताया ना कौन कौन से, जैसे ये URL वाला, ये सब जो है ये सारे के सारे क्या है, ये सेट करने के लिए कि हाँ भाई जो वेबसाइट है हमारी उसके ओनर हम ही हैं। ठीक है, उसके ओनर हम ही हैं, अदरवाइज। तो ये यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसको वेरीफाई कर लोगे ना, तो जैसे अब आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएगी, जैसे lux.com जो आ गए, एक मिनट। ठीक है, जब आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी ना, जैसे यहाँ पे आ गई हमारे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे मेन मेन्यू में आ गया, फिर सर्च प्रॉपर्टी आ गई, जैसे यहाँ पे है, इस पे अभी तो जैसे नॉट वेरीफाइड आएगा क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमने वेरीफाई तो करी नहीं, बट वंस जब हम वेरीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे आ जाएगा डेटा डालने का, किसका, साइट मैप को डालने का डेटा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो तब आएगा जब हम वेरीफाई कर लेंगे। तो आपकी जो भी वेबसाइट है आप उसको पहले वेरीफाई करेंगे, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो है अपना सर्च, जो भी आपका साइट मैप आपकी वेबसाइट का वो आप इसमें डाल देंगे। तो वंस जब आपने साइट मैप अपनी वेबसाइट का डाल दोगे तो फिर उसके बाद वो आगे काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर उस यानी कि, बट ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी हमारे पास ये सारे तरीके हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको गूगल सर्च कंसोल में जाके अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करना है, एंड वेरीफाई करने के बाद आप जो है यहाँ पे इस गूगल सर्च कंसोल में आके साइट मैप अपनी वेबसाइट का डाल सकते हैं। ठीक है, वो हम धीरे धीरे देखेंगे कैसे साइट मैप बनता है, क्या बनता है, तब हम इसको एक बार करके चेक करेंगे अपना यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया ये देने के लिए कि हाँ भाई आपको पता लग जाए कि हाँ भाई एक गूगल सर्च कंसोल नाम की भी कुछ चीज है, हम जो भी वेबसाइट बनाएंगे हमें वहां पे उसको वेरीफाई करना पड़ेगा,
जब हम अपनी वेबसाइट की जानकारी गूगल सर्च कंसोल में डालेंगे तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गूगल के जो बॉट्स हैं, दैट इज क्रॉलर हैं, स्पाइडर्स हैं, वो हमारी वेबसाइट को कंसीडर करें। ठीक है जी। अब देखो, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है जो जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, अब कैसे हम आगे काम करेंगे, किस तरह से करना है, लेकिन एक छोटा सा हम इंफॉर्मेशन अपना, सपोज मान लीजिए जैसे कि हमारी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास पता होना चाहिए हमें। तो देखो, जैसे कि अब हमें यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, हम यहाँ पे मेजर एल्गोरिथम्स इन एसईओ। यार ये एसईओ में मेजर एल्गोरिथम क्या क्या हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो इसके बारे में थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि मेजर एल्गोरिथम्स कौन कौन से हमारे एसईओ के। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सारे जितने भी एल्गोरिथम्स आ रखे हैं उनके बारे में शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दूंगा, छोटी छोटी। ठीक है, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हाँ भाई ये एल्गोरिथम्स भी हैं, ताकि कल को अगर सपोज मान लो इंटरव्यू लेवल पे आपसे कुछ पूछे कि भाई जो पांडा जो बेसिकली एल्गोरिथम है एसईओ का पिजन नाम से, उसका क्या मतलब था, उसमें क्या क्या बेनिफिट आया, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो जो मेजर एल्गोरिथम्स है हमारे एसईओ के अंदर वो कौन कौन से हैं। देखो, पहला एल्गोरिथम जो हमारा एसईओ के अंदर आया उसका नाम था पांडा 2011। ठीक है, वो है हमारा पांडा 2011। अच्छा, अब यार भाई साहब ये जो पांडा 2011 दे रखा है, अब इसमें क्या हिसाब किताब है वो समझ लो। ठीक है, अभी जो पांडा 2011 दे रखा था, एक मिनट इसको ऐसे कर लेता हूँ मैं, वन, पहला हमारा पांडा 2011 है। अच्छा, तो ये पांडा 2011 जो था ये क्या करता था कि भाई इट फोकसेस। ठीक है, ये क्या करता था, ये फोकस करता था किस चीज के ऊपर, ठीक है, ऑन द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। जो आपका कंटेंट है उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देता था। ठीक है, अब सिर्फ ये दैट इज कि भाई आपका जो कंटेंट है, जो आपने जो भी इसके अंदर कंटेंट डाला है, ठीक है, वो जो आप कंटेंट इसके अंदर डाल रहे हैं वो क्या जेन्युइन है कि नहीं है, दैट इज वेदर, जैसे कि आपका जो कंटेंट, वेदर योर कंटेंट, एक मिनट, वेदर योर कंटेंट इज जेन्युइन और नॉट। ठीक है, आपके कंटेंट की लेंथ ऑफ द कंटेंट, कितना बड़ा कंटेंट है आपका, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंटेंट के ऊपर फोकस करता था। एंड वेदर कोई देयर इज एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है आपके कंटेंट के अंदर कि नहीं। तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर कंटेंट और नॉट, कि भाई आपका जो कंटेंट है उसमें कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे भी रखी है कि नहीं दे रखी है, भाई ये जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जब ये वाला चल रहा था हमारा, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आया हमारे सामने जिसका नाम था पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन इसको हम कहते हैं 2012। ठीक है, और ये क्या था, इसको हम ये भी कहते थे कि यार इस एल्गोरिथम ने क्या करा, एंड ऑफ ब्लैक हैट एसईओ, इसने ब्लैक हैट एसईओ का अंत कर दिया, कहते हैं इसको। ठीक है, अब जरा देखें कि क्या हुआ इसके अंदर, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, तो थोड़ा समझते हैं उसके बारे में। तो देखिए, अब ये जो था हमारा, पहले तो हमारे पास था ये पांडास। ठीक है, एक मिनट जरा इसका साइज देख लें, 33, 26, ठीक है, पेंगुइन आ गया हमारे पास। अभी जो पेंगुइन है इसमें क्या था कि भाई इसमें किस चीज के ऊपर फोकस किया गया था, इस एल्गोरिथम के अंदर इट फोकसेस
ठीक है, ये फोकस करता था ऑन द जेन्युइननेस ऑफ द बैकलिंक्स। अब यहां पे एक शब्द आ गया जिसका नाम क्या है, बैकलिंक्स। अब देखो बैकलिंक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक सिंपल भाषा में समझ लो कि बैकलिंक्स का मतलब है कि जैसे मेरी वेबसाइट का लिंक जो है ना दूसरों की वेबसाइट्स में दे रखा होगा, और कोई बंदा जैसे मान लो उनकी वेबसाइट पे घूमने आया, चेक करने आया, और वहां पे उसे मेरी वेबसाइट का लिंक मिला, उसने वहां से क्लिक करा और मेरी वेबसाइट पे आ गया। यानी कि अब यहाँ पे बैकलिंक्स का मतलब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइटों में डाल रखा है, और जब कोई क्लाइंट उन दूसरी वेबसाइटों पे जाए तो वहां पे आपके वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ जाए। दिस इज कॉल्ड एज बैकलिंक। ठीक है, तो ये वाला किस चीज के ऊपर फोकस करने लगा, जेन्युइननेस ऑफ द बैकलिंक्स। ठीक है, अब कहने का मतलब पहले लोग क्या करते थे कि भैया जो वेबसाइट दिखी जिसमें भी एंट्री करने का ऑप्शन मिल रहा है वहां पे उठा के क्या कर दिया, आपकी वेबसाइट का लिंक डाल दिया। ठीक है, अरे भाई मान लो मेरी वेबसाइट है परफ्यूम की, अच्छा कोई एक वेबसाइट थी मान लो मेडिकल इक्विपमेंट्स की, वहां पे भी डाल दिया। अच्छा कोई वेबसाइट है इंश्योरेंस की, उसमें भी डाल दिया परफ्यूम का वेबसाइट का लिंक, अगर उसमें डेटा डालने का ऑप्शन मिल रहा है तो यानी कि भैया वो ये नहीं देख रहा कि सही तरीके से सही जगह पे डाल रहा हूं नहीं डाल रहा, जहां जहां मौका मिल रहा सब जगह पे आपके बैकलिंक बना के डाल दिए। तो उससे पहले क्या होता था कि भैया दूसरी वेबसाइटों से बंदा क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आ जाता था, तो जब वो हमारी वेबसाइट पे आ जाता था इसका मतलब ट्रैफिक तो जनरेट कर ही रहा है ना भाई, वो ट्रैफिक क्या कर रहा है, जनरेट तो कर ही रहा है। ठीक है, अच्छा मान लो किसी बंदे ने कोई सपोज मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई कॉलेज की वेबसाइट है और उसमें सपोज उसने हमारी वेबसाइट का लिंक डाल दिया। अब कोई बच्चा कॉलेज का वेबसाइट में कुछ देख रहा है, उसने गलती से हमारे लिंक पे क्लिक करा, क्लिक करते वो हमारी वेबसाइट पे आ गया, तो आ गया ना हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक। ठीक है, आ गया ना हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक। तो इस तरह से ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करते थे, जहां जहां दिल करे जहां जहां उनको ऑप्शन मिलता है हर जगह पे बैकलिंक्स डाल देते थे। तो एक दिन के अंदर 100 150 बैकलिंक्स डाल दिया करते थे वेबसाइट के। ठीक है, तो भैया ये तो बेकार है ना यार, कोई बंदा पढ़ाई लिखाई की चीज देखने जा रहा है वहां से उसको तुम परफ्यूम की वेबसाइट पे भेज रहे हो, ये क्या लॉजिक है भाई। तो यहाँ पे क्या करता है ये पेंगुइन वाला जो है ये फोकस करता था जेन्युइननेस ऑफ द बैकलिंक, बैकलिंक सही जगह पे है कि नहीं है। अब सपोज मान लो मेरी वेबसाइट जो है परफ्यूम की वेबसाइट है, तो ठीक है अगर कहीं पे वहां पे कोई वेबसाइट है सेल्फ ग्रूमिंग की, ठीक है, तो उस सेल्फ ग्रूमिंग की वेबसाइट पे अगर मेरे परफ्यूम का लिंक दे रखा है, ठीक है भाई वो समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं ना कि भाई साहब रेलवे की वेबसाइट दे रखी है, या सपोज मान लो मैंने कहा मेडिकल इंश्योरेंस की वेबसाइट दे रखी है, वहां वेबसाइट पे परफ्यूम का लिंक देने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो ये ऐसी जगह को इसने टारगेट किया। ठीक है, तो इट फोकस ऑन द जेन्युइननेस ऑफ द बैकलिंक दैट इट शुड नॉट बी। अब एक शब्द आ गया हमारे पास यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं बैक लिंक स्पैमिंग। बैकलिंक स्पैमिंग कहते थे या इसको हम लोग कहते थे लिंक फार्मिंग। ठीक है, ये शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते थे, या आप इसको ये भी कह सकते थे अननेचुरल बैकलिंक्स। ठीक है, तो ये भैया ये ध्यान रखा जाता था कि यार ये सब चीजें ना हो पाए। ठीक है, तो इसका मेन फोकस यही था कि इन सब चीजों को रोकना है। ठीक है, तो या किसी भी तरह का जैसे बैकलिंक्स हो गया, या ये कह लो कि भी और एनी काइंड ऑफ बाइंग बाइंग कह लो या और सेलिंग ऑफ द बैकलिंक्स। ठीक है, तो ये पेंगुइन वाला ये काम करता था। अच्छा उसके बाद अब ये तो हो गया, अब इसके बाद एक और नया आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जो तीसरा जैसे अब सपोज इसके बाद जो थर्ड आया हमारे पास, थर्ड वन था, इसका नाम था पिजन। पिजन 2014। तो पेंगुइन 2012 के बाद आ गया पिजन 2014। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ भाई कौन सा किस काम के लिए था और क्या मेन पर्पस था उसका। तो ये शॉर्ट में मैंने छोटा छोटा इसका पॉइंट इसलिए लिखा है ताकि आप इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा के काम करें। ठीक है, अच्छा अब ये पिजन 2014 जो था ये क्या किस चीज के ऊपर था,
देखो जी, इट फोकसेस ऑन लोकल सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, लोकल सर्च एल्गोरिथम के ऊपर काम करता था, एंड इट इज डिजाइंड टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन क्यूरी एंड लोकेशन। तो यहां पे अब ना एक नई चीज उन्होंने सेट कर दी इस एल्गोरिथम के अंदर कि भैया अब आपकी क्यूरी और लोकेशन को आपस में मैचअप कर देंगे। अब जैसे सपोज मान लो, मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूं आप लोगों को इसमें। जैसे बहुत टाइम पहले मैं ना अपने कुछ 2-4 कलीग्स थे, उनके साथ मैं हरिद्वार गया था। अच्छा, वहां से वापस आते वक्त एक जगह पे जाके हमारी गाड़ी हो गई खराब। ठीक है, बंद हो गई, चल नहीं रही भाई। अब हम परेशान कि भैया अब क्या करें। अब आसपास जहाँ पे भी गाड़ी खराब हुआ, एक आध लोगों से पता वता करा कि कोई मैकेनिक वैकेनिक है यहाँ पे, तो कोई बता रहा जी वो उधर आगे जाके पड़ेगा, कोई उधर बता रहा है। तो भाई हम बड़े परेशान कि यार हम ऐसी जगह अटक गए हैं, अब क्या करें, इधर उधर मैकेनिक कहाँ से खोजें। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने अपना फोन निकाला और गूगल पे गया और मैंने उसमें लिखा कार मैकेनिक नियर मी। और जैसे मैंने लिखा कार मैकेनिक नियर मी, एंटर मारा, खट से मेरे पास बड़े सारे नाम आ गए। अच्छा जी, मैंने जो सबसे ऊपर था कार मैकेनिक का, उसका नंबर, उसका उस वाले ऑप्शन को खोला, उसका नंबर मिलाया, उससे बात करी कि भैया ऐसी ऐसी जगह पे हम फंसे हुए हैं और हमारी गाड़ी नहीं बंद हो रही, चल रही। भाई साहब विद इन 5 मिनट्स के अंदर, 5-10 मिनट के अंदर अंदर वो बंदा आ गया हमारे पास अपनी बाइक लेकर, उसके साथ एक उसका हेल्पर था, वो लेकर वहां पहुंच गया। ठीक है, तो देखो कितना तगड़ा फीचर है। अब मुझे वहां पे जो आसपास के लोग हैं वो हमें ढंग से जानकारी नहीं दे पा रहे थे, लेकिन गूगल से मैंने बोला कि भाई कार मैकेनिक नियर मी, और खट से उसने क्या कर दिया, जो आपकी करंट लोकेशन है उस करंट लोकेशन के अकॉर्डिंगली उसने जो कार मैकेनिक था आपके आसपास वो खोज दिया। तो यानी कि आपकी क्यूरी, यानी कार मैकेनिक और लोकेशन नियर मी, तो मेरी लोकेशन और मेरी क्यूरी को उसने मिला दिया। ठीक है, तो ये फीचर जो है आपको कहां से मिला, ये इसके पिजन 2014 एल्गोरिथम के अंदर आया। तो जैसे मान लो मैं एग्जांपल में लिख देता हूं, मैंने लिखा जी कार मैकेनिक नियर मी। ठीक है, मैंने लिखा कार मैकेनिक नियर मी, तो ये देखो जी मेरे पास ये आ गया ऑप्शन नाउ। तो ये हमारे पास कौन सा था, पिजन 2014 एल्गोरिथम था। ठीक है, उसके बाद जब पिजन 2014 के बाद नेक्स्ट एल्गोरिथम जो है हमारा, उस पे आते हैं। अब देखिए, अब फोर्थ वन जो चौथा हमारा एल्गोरिथम है उसका नाम है हमिंग बर्ड। ठीक है, उसका नाम क्या था, हमिंग बर्ड। अच्छा, इसको हम कहते हैं हमिंग बर्ड 2013 नाम से बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो हमिंग बर्ड है इसका काम क्या था। अब ये इस चीज का ध्यान रखता था कि जो क्योंकि देखो एक इंपॉर्टेंट काम था यहाँ पे कि जो भी यूजर का क्यूरी है और उसको जो कंटेंट उस क्यूरी के अगेंस्ट में दिख रहा है वो क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, यूजर को जो भी कंटेंट उसकी क्यूरी के अगेंस्ट में दिख रहा है वो कंटेंट क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका काम क्या था। ठीक है जी, इट मेक श्योर दैट देयर मस्ट बी रेलिवेंसी बिटवीन द यूजर क्यूरी, यूजर की क्यूरी, एंड द कंटेंट शोन टू द यूजर, और जो यूजर को आपने कंटेंट दिखाया है उसके बीच में। ठीक है, तो आपका जो कंटेंट है वो यूजर की क्यूरी से मैचअप करना चाहिए। तो बेसिकली जैसे हम बोलते हैं ना, हमने इन इन जगहों पे कंटेंट डाल रहे हैं, अपने पेज पे कंटेंट डाल रहे हैं, तो ये हमिंग बर्ड इस चीज को ध्यान रखता है कि जो कीवर्ड बंदे ने सर्च किया है वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, क्या वो रेलिवेंट जगहों पे वो कीवर्ड अवेलेबल है। तो इट मीन्स अगर वो कीवर्ड अगर रेलिवेंट जगहों पे अवेलेबल है तो इट मीन्स यार इस वेबसाइट के अंदर यूजर की मर्जी, यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही कंटेंट अवेलेबल होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एक आता है हमारे पास 5वां नंबर। अब 5वां नंबर क्या है
इसको हम कहते हैं गूगल पे डे 2013। ठीक है, इस एल्गोरिथम का नाम है गूगल पे डे 2013। अच्छा, अब बेसिकली इस पे डे का मतलब क्या है? देखो, जैसे हम कहते हैं ना, पे डे का मतलब है कि भाई आज तेरा खैर नहीं, ऐसा कुछ होता है हमारा। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं ना, इस बंदे को आज जवाब देना, आज इसका पे डे है। अब देखो, अब पे डे वाले में क्या होता था, ये ना बेसिकली इसने फोकस किया उन वेबसाइट्स को आउटरैंक करने में। क्या करने में? आउटरैंक। जैसे अगर कोई वेबसाइट ऊपर आ रही है तो उसको वहां से हटा के पीछे धकेलने में। किन वेबसाइट्स को? जिनका कंटेंट रिलेटेड टू लोन्स है, या कोई स्कीम्स है, या कोई मिसलीडिंग कंटेंट्स उसमें दे रखा है। ठीक है, जिसने गूगल पे डे 2013 में उसने उन वेबसाइट्स को चेक करा जिनके अंदर उसको कुछ झूठे लोन्स के, या कुछ स्कीम्स के, कुछ जुए के, इस तरह से रिलेटेड, या कोई मिसलीडिंग कंटेंट है, ऐसे रिलेटेड कंटेंट जिन वेबसाइट्स के अंदर दिखे। ठीक है, जो लोगों को जानबूझ के आकर्षित करने के लिए अपने अपने वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा उनकी वेबसाइट पे आए। लेकिन अब सपोज वहां पे उनके साथ कुछ जालसाजी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो काम खराब है ना। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो, होता कुछ नहीं, वेबसाइट तो किसी दूसरे की है, लेकिन बंदा तो ये कहेगा कि जी कि मैंने गूगल पे सर्च किया था, वहां पे मुझे वेबसाइट मिली थी। ठीक है, अगला बंदा तो ये कहेगा कि हाँ जी, इस वेबसाइट पे मेरे साथ फ्रॉड हुआ, लेकिन ये वेबसाइट मुझे कहाँ से मिली? मैंने भैया गूगल पे ये लिखा, और गूगल ने जो वेबसाइट मुझे दिखाई वो ये थी वेबसाइट। ठीक है, तो नाम तो गूगल का खराब होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इन्होंने फोकस क्या किया? उन वेबसाइट को आउटरैंक कर दिया जिनके अंदर कंटेंट जो है वो किसी स्कीम से या कोई मिसलीडिंग कंटेंट अवेलेबल है। तो पे डे के अंदर क्या करा गया यहाँ पे? देखेंगे, इट फोकसेस ऑन आउट रैंकिंग। ठीक है, क्या कर रहा है? आउट रैंकिंग द वेबसाइट्स। कि भैया ये वेबसाइट्स को क्या कर रहे हैं? आउट रैंक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ये वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, आउट रैंकिंग द वेबसाइट। ठीक है, आउट रैंकिंग द वेबसाइट हुज कंटेंट इज रिलेटेड टू, जैसे मान लो लोन्स के ऊपर हो गया, कोई स्कीम्स के ऊपर हो गया, एंड मिसलीडिंग कंटेंट हो गया। तो भाई जिनके अंदर ये सब चीजें होंगी तो उनको इसने आउट रैंक करके रख दिया, हटा दिया यहां से। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज पे डे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो और एल्गोरिथम इसके आए, तो देखिए छठा एल्गोरिथम जो हम लेकर आए यहां पे क्या है? उसका नाम है मोबाइल गिडॉन 2015। इसका नाम, एक मिनट, ये मोबाइल गिडॉन है, MO। तो ये था मोबाइल गेडॉन 2015। अब भाई मोबाइल गेडॉन 2015 जो है भाई साहब, इसका क्या रोल है, इसको समझ लेते हैं हम यहाँ पे। अब देखो यार, ये जो मोबाइल गेडॉन 2015 है, ठीक है, अब ये मोबाइल गेडॉन 2015 जो है हमारे पास, अब ये किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है? अब जैसे यहाँ पे शब्द ही आ रहा है मोबाइल का, तो ये इस चीज के ऊपर फोकस करता था कि भाई जो जो वेबसाइट है, जब बंदा मोबाइल फोन में खोलेगा तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। ठीक है, यानी कि जब भी सपोज, क्योंकि एक वेबसाइट अभी तो बंदा एक मोबाइल लैपटॉप पे खोलता जा रहा था, या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे खोलता जा रहा था, लेकिन अब क्या है? अब वो बंदा मोबाइल जो वेबसाइट है कहाँ खोलेगा? वो वेबसाइट खोलेगा अपने मोबाइल फोन में। तो मोबाइल फोन में उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? इस काम के लिए क्या करा? गूगल ने अपने मोबाइल बॉट्स बनाए। ठीक है, क्या बनाए? मोबाइल बॉट्स बनाए जो वेबसाइट को क्रॉल करते थे ऑन मोबाइल, टू चेक कि वो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मेन चीज क्या है? इट फोकसेस ऑन द यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, इट फोकस ऑन द यूजर एक्सपीरियंस इन स्मॉल स्क्रीन। स्मॉल स्क्रीन पे यूजर का एक्सपीरियंस क्या है वो, दैट इज आपका जो वेबसाइट होनी चाहिए, दैट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली। ठीक है, अच्छा, अब इस काम के लिए क्या सीन है? अब देखो, इसके लिए गूगल ने क्या करा? गूगल हैज, क्या है गूगल के पास? गूगल मोबाइल
बॉट्स। ठीक है, गूगल के पास क्या है, गूगल मोबाइल बॉट्स हैं। ठीक है, अभी गूगल मोबाइल बॉट्स क्या करते हैं, दैट क्रॉल्स योर वेबसाइट, तुम्हारी वेबसाइट को क्रॉल करेंगे ऑन मोबाइल टू चेक वेदर योर वेबसाइट इज मोबाइल फ्रेंडली और नॉट। ठीक है, ठीक है, वेबसाइट इज मोबाइल फ्रेंडली और नॉट। ठीक है, तो ये जो है मोबाइल गेट ऑन 2015 नाम का जो एल्गोरिथम था, उसका सारा ये हिसाब किताब था। अच्छा, उसके बाद फिर एक नया आया हमारे पास, नेक्स्ट आया हमारे पास, इसको हम तो 7th नंबर जो है हमारे पास, उसका नाम है फ्रेड 2018। ठीक है, कौन सा है, फ्रेड 2018। अब यार ये जो फ्रेड 2018 जो है हमारा, अब ये क्या करता था, इसके बारे में भी समझना जरूरी है कि भाई इसने क्या करा। अब ये बेसिकली ना क्या करता था, इसने भी इसने फोकस किया आउट रैंकिंग करने की वेबसाइट्स को। जैसे ये बेसिकली हमारा था गूगल पेडे वाला, वो भी वेबसाइट्स को आउट रैंक करता था ना, ये भी वेबसाइट को आउट रैंक कर रहा है, लेकिन कौन सी वेबसाइट्स को। अच्छा, गूगल पेडे तो उन वेबसाइट्स को आउट रैंक करता था ना जो लोन्स के झूठे झूठे वादे की, स्कीम्स की, मिसलीडिंग कंटेंट्स की साइट्स बनी हुई थी। लेकिन फ्रेड जो है ये उन वेबसाइट को आउट रैंक करता था जिनका पुअर यूजर एक्सपीरियंस था। ठीक है, पुअर यूजर एक्सपीरियंस यानी कि यूजर के लिए कोई मजेदार उसका इंटरफेस नहीं था, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि उस बंदे ने बड़ी सारी एड्स डाल दी हो अपने उसमें। ठीक है, अपनी वेबसाइट में उसने लोगों की बड़ी सारी एड्स डाल रखी हैं, सो दैट बंदे का जो रेलिवेंट कंटेंट है वो उसको ढंग से ना मिल पाए। तो यानी कि ये क्या करता था, इट फोकसेस, ठीक है, ऑन आउटरैंकिंग, आउटरैंकिंग द वेबसाइट। ठीक है, आउटरैंकिंग क्या करेगा, वेबसाइट्स को दैट हैज पुअर यूजर एक्सपीरियंस ड्यू टू रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ एड्स विद कंटेंट, ड्यू टू रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ एड्स विद कंटेंट। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बेसिकली क्या होता था, जैसे कुछ जो बेसिकली कुछ सम वेबसाइट्स हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ वेबसाइट्स होती थी कि तो वेबसाइट्स के ओनर्स होते थे, वो क्या करते थे, वो अपनी वेबसाइट पे प्लेस कर देते थे मल्टीपल, जो है एक तरह से मल्टीपल एड्स। ठीक है, तो सम वेबसाइट, एक मिनट, वेबसाइट ओनर्स प्लेस मल्टीपल एड्स ऑन देयर पेज, अपने पेज पे उन्होंने क्या करा भाई, बड़ी सारी एड लगा दी। अच्छा, अब ये एड उन्होंने क्यों लगाई भैया, पैसा कमाने के लिए, टू अर्न मनी। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने कोई वेबसाइट बनाई, अब उस वेबसाइट पे मैंने बड़ा अच्छा अच्छा कंटेंट डाला, लोग अब उसको, लोग उस मेरी वेबसाइट पे आने लगे उस कंटेंट को पढ़ने के लिए। तो होने क्या लगा, मेरे पास ट्रैफिक जनरेट होने लगा। अब मैंने लोगों से एड्स लेनी शुरू करी, और क्योंकि मैंने उनको दिखाया, देखो जी मेरे वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक आ रहा है। अब वो उन लोगों ने अपनी एड मुझे दी, तो मैंने क्या करा, अपनी वेबसाइट पे साइड पे उनकी एड लगा दी। ठीक है, छोटा सा एक छोटी सी एक इमेज टाइप वो मैंने लगा दी वहां पे। ठीक है, तो मैंने क्या लगा दी, एड लगा दी वहां पे। अच्छा, अब क्या हो रहा है भाई साहब, अब हो ये रहा है, जब मैंने वो एड लगा दी, एक एड लगाई, दूसरी एड लगाई, तीसरी एड लगाई, तो ऑब्वियस बात है यार, जो मेरी पहले वेब पेज पे जितना कंटेंट आ रहा था, अब उस कंटेंट में मुझे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। अब उस मैं ज्यादा मेरा ज्यादा फोकस होगा कि सामने वाले की ऐड दिखे। अब उस ऐड के चक्कर में मैं कुछ टेक्स्ट के साथ कुछ साइज वाइज छोटा बड़ा करूं, कुछ इधर उधर प्लेस करूं, तो क्या होगा, उससे यूजर का एक्सपीरियंस थोड़ा खराब सा होगा। ठीक है, तो सम वेबसाइट ओनर प्लेस मल्टीपल एड्स ऑन देयर पेज टू अर्न मनी विच रिजल्ट्स इन improper improper placement of content in the page। ठीक है, दैट अफेक्ट्स द यूजर एक्सपीरियंस, तो यूजर के एक्सपीरियंस को वो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ठीक है,
तो ये सब चीज़ों का ध्यान, हमारे कुछ एल्गोरिथम्स है, तो जो जो जाने माने एल्गोरिथम्स है इनके बारे में कई बार डिस्कशन होते हैं, तो वो ये 7-8 एल्गोरिथम्स आपके पास हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेन मेन एल्गोरिथम्स हैं। ठीक है, तो ये आपको सारे एल्गोरिथम्स ना पता होना चाहिए कि भाई कौन सा एल्गोरिथम है, क्या क्या है क्या नहीं है, ये सब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कल को आपसे सपोज मान लो कोई पूछे पूछे आपसे कि भाई ये पेंगुइन 2012 एल्गोरिथम में क्या था, हमिंग बर्ड 2013 में, तो एक एक शॉर्ट लाइन मैंने आपको इसलिए दे रखी है इसके बारे में, ताकि आप उसको फटाफट ध्यान में रख सकें। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम फिलहाल यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा सा बात करना शुरू करेंगे, कैसे कीवर्ड्स को खोजना है, कैसे पुट करना है, तो उन सब चीजों से रिलेटेड हमारा काम चलेगा। तो अभी फिलहाल हमारा ऑन पेज एसईओ का कंसेप्ट ही चल रहा है। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ में अब नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि हमने काफी चीजें समझ ली, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ऑन पेज एसईओ में कंटेंट को कैसे कैसे प्लेस करना है उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।